हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले के 2 लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। बेसिकली आपको बताया था कि कॉमन यूज होने वाले सब्सटेंस जो होते हैं वो आपके कॉमन सॉल्ट होता है, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं नॉर्मली, फिर वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में कवर किया था, जो कि हमने आपके लिए बोर्ड पे लेकर आए थे लेक्चर। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों तीसरा लेक्चर का, वो टोटल थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक है। दैट्स वाई हमने आज स्क्रीन पे वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 100% समझ में आएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग आपको स्क्रीन पे ही बता पाएंगे दोस्तों। और आने वाले टाइम पे हम जल्द से जल्द आगे ये जो चैप्टर है इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपका जो सिलेबस है जल्द से जल्द कवर हो पाए। बस दोस्तों, आपको यही करना है कि आपको हमारे वीडियोस कंटिन्यूसली देख के कंसेप्चुअल नॉलेज इस तरह से गेन कर लेना है ना दोस्तों, कि आपका जब भी यूनिट टेस्ट हो या फिर आपका जो फाइनल पेपर हो ना दोस्तों, उसमें आपके इतने अच्छे मार्क्स आ जाए कि आपके जो स्टूडेंट्स, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, जो लोग हमारे चैनल पर नहीं है, या फिर आपके टीचर्स होंगे ना, आपसे एकदम शॉक हो जाए और बोले यार ये बच्चा इतना अच्छा कैसे पढ़ने लगा। तो वो सभी चीज जो है ना, शॉकिंग मूवमेंट आपको देना है दोस्तों अपने फ्रेंड्स को और अपने टीचर्स को, एंड साथ ही में अपने पेरेंट्स को प्राउड होके दिखाना है कि यस, हम लोग भी मेहनत करेंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम भी अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं। ये आप दिखा सकते हो और आपके फादर मदर भी आपको बोलेंगे यस बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो ये चीज़ जरूर से करना दोस्तों। मेरा एक सपना है आप लोग बहुत आगे बढ़ो, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करो। दैट्स वाई हम डेली आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आप लोग के लिए वीडियोस बनाने में। बस आपकी इतनी ही हेल्प चाहिए कि आप हमारे वीडियोस पूरे देखो, अच्छे से देखो और जरूरतमंद लोगों तक शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है आप देखोगे वो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अगर बात करेंगे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है देयर आर 118 एलिमेंट्स। हमारे पास टोटल आज के डेट में 118 एलिमेंट्स इस वक्त प्रेजेंट है। इसमें से कुछ जो है 90 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें नेचर से मिला है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको हमने बनाया है। ठीक है, साइंटिस्ट लोग ने उसको बनाया है। लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसके पास एलिमेंट्स में हाई एटॉमिक नंबर होता है, जैसे कि यूरेनियम, आपने नाम सुना होगा, थोरियम, रेडियम। इनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज ना एमिट करता है, वो यानी कि छोड़ता है, और वो चीज क्या होती है, इनविजिबल होती है। जैसे कि आपको पता है, आपने सुना होगा रेडिएशन निकल रहा है, तो वो चीज यानी ऐसी चीज, ऐसी एलिमेंट जिसमें से रेडिएशन निकलता है, एंड वो रेडिएशन क्या होता है, इनविजिबल होता है, एक रेस के फॉर्म में, यानी कि जो रे होते हैं ना, रेस के फॉर्म में वो चीज निकलती है। एंड जब भी वो किसी से टकराएगी तो वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, फायदा भी पहुंचाती है। कैसे पहुंचाएगी, ये सभी चीज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, जिसमें एक बहुत ही हाईली पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है, कि यानी कि उसके जो रेडिएशन होते हैं, जो रेज होते हैं, वो एक दीवार के अंदर से भी घुस के जा सकते हैं, एक मेटल के अंदर से भी घुस के जा सकते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, हाईली एनर्जी रेडिएशन होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और यह सब्सटेंस, जो भी प्रॉपर्टी जिनके पास होती है, वो सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्लियर है दोस्तों। एग्जांपल्स के तौर पे आप इतने एग्जांपल्स को याद रखोगे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं और भी इसके आगे के टॉपिक की। जैसे कि मैंने बोला कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, तो ये जो रेडिएशंस होते हैं ना, जो मैंने बोला कि रेडिएशन निकलता है इसमें से, बहुत हाईली इनविजिबल रेज निकलते हैं। तो वो जो रेडिएशन होते हैं ना, वो 3 तरीके से निकलते हैं। 3 टाइप्स के रेडिएशन होते हैं, दैट इज 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर गिवन बाय आउट द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो कि होता है अल्फा रे, बीटा रे और गामा रेस। ये 3 टाइप के रेस निकलते हैं। आपने सुना भी होगा इनका नाम, अगर नहीं सुना होगा तो आज के इस वीडियो में आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो अल्फा, बीटा एंड गामा रेस ये बहुत ही खतरनाक रेस होते हैं, लेकिन इनका यूज भी उसके हिसाब से होता है। तो एक नेचर होता है, हर एक रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन निकलता है ना, हर एक का एक नेचर होता है। तो 1889 में जो रुदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था ये रेडिएशंस को, और उन्होंने बोला था कि हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से रेडिएशंस निकलते हैं। और उन्होंने बताया कि रेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें से रेडिएशन निकलता है, वो भी 2 तरीके से, एक होता है अल्फा रे, दूसरा होता है बीटा रे, ऐसा उन्होंने बताया। फिर एक और साइंटिस्ट है विलियर्ड करके, उन्होंने डिस्कवर किया 3rd टाइप ऑफ रेडिएशन, जिसको बोला उन्होंने गामा रेडिएशन। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पे है कि उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, जैसे कि आपको नजर में आ रहा होगा डायग्राम में। तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया और उन्होंने उसको कवर कर दिया एक लीड ब्लॉक से। एक ऐसा एलिमेंट होता है जो रेडिएशन को अपने अंदर से जाने नहीं देता है, लीड ब्लॉक। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया, एक एंड से उसको ओपन कर दिया, पूरा पैक है लेकिन एक तरीके से उसको एक होल करके
ओपन कर दिया ताकि उसमें से रेडिएशन निकल जाए, और सामने रख दिया उन्होंने एक स्लिट। स्लिट मतलब क्या होता है, जो कि मैग्नीफाई करता है एक तरीके से, अपने अंदर से वो रेडिएशन को पास होने देगा, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने रख दिया एक तरीके से इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स उन्होंने रख दिया, एक साइड पॉजिटिव होता है, दूसरे साइड नेगेटिव होता है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स उन्होंने डाल दिया। एंड लास्ट में उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं वो रख दिया, ताकि उस पर जो रेज आएंगे ना वो टकरा के हमें पता चले, ठीक है ना। और भी जिंक सल्फाइड कोटेड फोटोग्राफिक प्लेट उन्होंने रखा, ठीक है ना, ZNS जिसको बोलते हैं। तो क्या हुआ, नॉर्मली जैसे ही ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था उसमें से क्या निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा। तो उन्होंने होल जो गिराया था उसमें से रेडिएशन निकलेगा, वो रेडिएशन इसमें से पास हो जाएगा, एंड जैसे ही वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के पास आएगा तो वो रेडिएशंस ना अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएंगे। एक हिस्सा बढ़ जाएगा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे आ गया, एंड तीसरा यहाँ पे, तो 3 हिस्सों में बढ़ गए। तो एक जो रहेगा वो बीटा रे रहेगा जिसका फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ है, एक रहेगा गामा रे जो कि न्यूट्रल माना जाता है, एंड तीसरा जो रहेगा नीचे की तरफ अल्फा रे। तो उन्होंने बता दिया ये एक्सपेरिमेंट से कि कोई भी रेडिएशन से 3 तरीके के गेम निकलते हैं, रेस निकलते हैं, जिसका नाम है अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे, माफ कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों। ओके, तो चलिए और भी इसके बारे में चर्चा करते हैं, दैट इज अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये तो आपने समझ लिया। अब एग्जैक्टली इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये भी आपको समझने वाली बात है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे। तो यहां पे कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है। सबसे पहला है नेचर। अल्फा रे का नेचर क्या होता है, तो करंट ऑफ अल्फा जो पार्टिकल्स होता है ये उसका नेचर होता है, जैसे कि हीलियम का प्लस प्लस आयन है, यानी कि अल्फा रे क्या होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो पॉजिटिव होता है, करेक्ट है। फिर बीटा रे की बात करें तो करंट ऑफ बीटा रे जो होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि ई माइनस आपको दिख रहा होगा, निगेटिव पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं। और वही गामा रे की बात करोगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, यानी कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। मास के हिसाब से बात करें, यानी कि वजन के हिसाब से बात करें, तो अल्फा जो रेज होते हैं उसका वजन होता है 4.0028 डेल्टॉन। यू का मतलब होता है डेल्टॉन, इसका यूनिट होता है। फिर ये है आपका 0.000548 और इसका नो मास, यानी कि गामा रे का कोई भी वजन नहीं होता है, लेकिन आप अल्फा रे देखोगे तो अल्फा रे का थोड़ा वजन ज्यादा है, यानी कि 4.002 है, और बीटा रे उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है कंपैरेटिवली। और भी ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखने मिलेंगे जो कि आपको लर्न इतना ज्यादा नहीं करना है। इसमें से मेन अगर मैं प्रॉपर्टी आपको बताऊं तो नेचर आपको याद रखना है, बेस्ट हो गया आपके लिए, ठीक है। फिर वही अगर आप बात करोगे आयोनाइजेशन पावर और ये दो याद रखोगे, मास भी अगर याद रख लोगे तो ये 4 प्रॉपर्टी बहुत है, और लास्ट में ये पेनिट्रेटिंग पावर भी पढ़ लेना। तो मैं तो आपको हर एक चीज बताता हूं दोस्तों, आपको टेंशन लेने बात नहीं है। तो मास हमने पढ़ लिया। चार्ज की अगर बात करें तो अल्फा रे के पास +2 चार्ज होता है, बीटा रे के पास -1 होता है, और ये न्यूट्रल होता है जैसे मैंने बोला था। वेलोसिटी की अगर बात करें कितनी तेजी है उसके पास, तो अल्फा रे जो है 1/5 to 1/20 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ 3 करोड़ होती है ना, तो 3 करोड़ मीटर पर सेकंड होती है नॉर्मली। एक मीटर में, एक सेकंड में इतना 3 × 10⁸ मीटर भाग जाएगा, लेकिन उसका 1/5 इंटू कर दूंगा ना, यानी कि एक पांचवा, एक चौथाई बोलते हैं ना, वैसे ही 1/5 हिस्सा और 1/20 हिस्से के बीच में जो होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ अल्फा रेस। वैसे ही यहाँ पे 1/5 to 9 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ये होती है बीटा रे, थोड़ी सी कम होती है। और ये गामा रेस भी एकदम देखोगे ना तो सेम एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि इतनी तेजी से वो भागता है। जैसे लाइट की रोशनी कितनी तेज भागती है, वैसे ही गामा रेस भी उतनी तेज से भागता है। डेविएशन कैसे होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आया ना तो ये अट्रैक्ट होता है निगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि खुद वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट किसके ऊपर होगा, निगेटिव चार्ज के ऊपर होगा। लेकिन ये सेम बीटा रे जो होता है खुद निगेटिव होता है, इसके लिए वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो कोई भी चार्ज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें, यानी कि किसके अंदर कितना एंटर होके जाता है, तो जो अल्फा रे होता है वो पेनिट्रेट कर सकता है एल्यूमिनियम की शीट जो कि लगभग 0.02 मिलीमीटर की रहेगी, उसके अंदर, यानी कि लेस देन 0.02 मिलीमीटर के अंदर तक जितनी भी चौड़ाई की शीट्स रहेगी ना एल्यूमिनियम की, वो उसके अंदर से घुस के जा सकता है। बीटा रे की बात करें तो ये पेनिट्रेट कर सकता है एल्यूमिनियम शीट जिसका थिकनेस 2 मिलीमीटर से लेके तक हो जाए, मतलब यानी कि इससे 100 गुना ज़्यादा, ठीक है ना। जो अल्फा रे से 100 गुना ज्यादा जो है बीटा रे अंदर तक घुस सकता है कोई भी मेटल के अंदर, खास करके एल्यूमिनियम शीट के अंदर। और गामा रे जो होता है ये 15 सेंटीमीटर, बाप रे बहुत बड़ा हो गया, ये 15 सेंटीमीटर थिक स्क्रीन तक जा सकता है, इसके अंदर घुस सकता है, यानी कि 10,000 गुना अल्फा पार्टिकल से 10,000 गुना ज़्यादा मोटे चीज़ में भी वो एंटर हो सकता है, घुस सकता है। तो आप सोच सकते हो कि गामा रे कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। आयोनाइजेशन पावर की बात करें, बहुत ज़्यादा हाई होता है इसमें, यानी आयंस बनाने का जो पावर होता है हाई होता है, इसमें थोड़ा लो होता है, इसमें बहुत ही कम होता है। और पावर टू प्रोड्यूस फ्लूरोसेंस, यानी कि लाइट सबसे ज़्यादा किस में से निकलती है, अल्फा पार्टिकल में बहुत ज़्यादा निकलती है, बीटा में थोड़ी कम, और इससे भी कम यहाँ पे गामा रेस में, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव रेस, जैसे कि अल्फा, बीटा एंड गामा हमने देख लिया। अब बात कर लेंगे जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, आइसोटोप्स भी कहा जाता है उनको,
इनका यूज क्या है। तो नॉर्मली एक बहुत ही बड़ा गलत फहमी माना जाता है, इट इज ए वेरी बिग मिसकंसेप्शन कि आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो जाते हैं एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, बट ये चीज़ गलत है। लोग ऐसा बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि यार रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल तो एटॉमिक बॉम्ब बनाने में काम आता है, एटम बम बनाने में काम आता है, लेकिन ये चीज़ 100% सही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, यस एटॉमिक बॉम्ब बनाने में काम तो आता है, लेकिन इसके अलावा भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बहुत सारे यूज है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च में काम आता है, एग्रीकल्चर में काम आता है, इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड देयर आर सो मेनी सेक्टर्स जिसमें ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें से सबसे पहला हम देखेंगे इंडस्ट्रियल फील्ड में। तो इंडस्ट्रियल फील्ड में रेडियोग्राफी का यूज किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे मेटल्स होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ दरार होती है, इंटरनल क्रैक्स होते हैं। तो ऐसे इतने अंदर से इंटरनल क्रैक होते हैं ना कि हम लोग को बाहर से देखने में पता नहीं चलता, लेकिन अगर वो क्रैक है तो यानी कि कहीं ना कहीं वो खतरा दे सकता है बाद में। तो उसको पता लगाने के लिए, इंटरनल क्रैक्स को ढूंढने के लिए फिर कास्टिंग जो होती है ना, कास्टिंग मतलब क्या होता है, कोई भी लोखंड को बनाना या फिर कोई भी मेटल्स को शेप देना, तो कास्टिंग बोलते हैं उसको। तो आयरन पार्टिकल्स के या फिर आयरन शोल्डर के अंदर ना, तो ऐसे इंटरनल क्रैक्स या फिर खड्डे, वॉइड्स जो होते हैं, दरार जो होते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए यहां पे गामा रेस को पास किया जाता है। गामा रेस को जैसे ही पास करते हैं तो उसमें से जहां से भी वो पास हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि वहां पे क्या है, कोई गैप है या फिर कोई क्रैक है, तो हम लोग पता लगा सकते हैं। और यही टेक्निक को रेडियोग्राफी बोला जाता है। तो इंडस्ट्रियल फील्ड में इस तरह से काम आता है। और इंडस्ट्रियल फील्ड में अगर देखा जाए तो थिकनेस मेजरमेंट या फिर डेंसिटी मेजरमेंट या फिर लेवल मेजरमेंट के तौर पे भी काम आता है। जैसे कि इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द रिक्वायर्ड थिकनेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, आयरन शीट्स। तो अलग अलग शीट्स अलग अलग थिकनेस के होते हैं, एल्यूमिनियम के, प्लास्टिक के, आयरन के शीट्स के। तो ये थिकनेस को मेंटेन करने का जो काम है वो भी कौन करता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो रेज होते हैं वो करता है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल यूज में आता है। फिर ल्यूमिनेसेंट पेंट बनाने के लिए जो चमकने वाले पेंट होते हैं, रेडियो ल्यूमिनेसेंस जो होते हैं, उसको भी देखने वाले ये जो होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसमें इस्तेमाल होता है। जैसे कि रेडियम, आपको पता होगा रेडियम जो होता है ना वो चमकता है, अंधेरे में भी चमकता है। इसके लिए आपने देखा होगा साइकिल्स के ऊपर, बहुत सारे आजकल लाइक कार्स में भी एंड बहुत सारे रोड पे आपने देखा होगा बैनर्स वगैरह लगाते हैं, बहुत सारे रोड के स्ट्रिप्स साइड में लगते हैं, तो उसमें रेडियम्स लगे होते हैं, क्योंकि जब भी उसके ऊपर कोई लाइट पड़ता है वो चमकता है अंधेरे में भी, ठीक है। तो रेडियम का इस्तेमाल, प्रोमेथियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, ये कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो फॉस्फोरस के साथ भी मिलकर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बनाते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की निर्माण करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट जो है अंधेरे में भी हमें दिखाई देता है, विजिबल होता है। एग्जाम्पल हैंड्स ऑफ द क्लॉक, बहुत सारे घड़ी ऐसे होते हैं, जैसे कि मेरे पास भी एक घड़ी था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत पुराना था वो, जब मैं 10th में था तब मेरे पास वो घड़ी था। तो अंधेरे में भी अगर उसको देखा जाए तो टाइम मुझे दिखता था, क्योंकि उसका जो हैंड्स था, यानी कि क्लॉक की जो हैंड्स होती है ना, जो टाइम बताती है हमें, तो वो हैंड्स जो है ना वो रेडियम से बनी हुई थी, तो इसके लिए वो चमकता था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स देखने मिल जाएंगे जिसमें रेडियम्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही में इसका इस्तेमाल सेरामिक आर्टिकल्स बनाने में भी होता है, जैसे कि बहुत सारे ल्यूमिनस कलर्स होते हैं जो अंधेरे में चमकने चाहिए। डेकोरेटिव सेरामिक टाइल्स बनाते हैं आजकल, लादी वगैरह ऐसे लगाए जाते हैं जो अंधेरे में भी चमके। यूटेंसिल्स आजकल बनाए जाते हैं जो कि चमकने चाहिए, प्लेट्स हो गया। तो ये सभी चीज़ को बनाने के लिए भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में आ जाता है। क्लियर है? तो पहला इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ यूज होता है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं और देखते हैं कहां कहां यूज होता है। सेकंड, यहाँ पे फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि हमारा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि जो जीन्स होते हैं हमारे अंदर, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, जीन्स होते हैं। तो ये जो जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो कि सीड होते हैं, प्रॉपर्टीज लाइक फास्ट ग्रोथ, यानी कि अगर किसी का फास्ट ग्रोथ करवाना है, जल्दी जल्दी प्रोडक्टिविटी करवाना है, हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो ये सभी चीज़ के अंदर जो चेंजेस लाया जाता है, यानी कि जीन्स का मॉडिफिकेशन, क्रोमोसोम का मॉडिफिकेशन, म्यूटेशन जो करवाया जाता है ना, ये रेडिएशन के थ्रू ही करवाया जाता है, उसमें रेडिएशन डाल के, ठीक है। और एक और रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जिसका नाम है कोबाल्ट 60। इसका इस्तेमाल फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के तौर पर, यानी कि लंबे समय तक फूड खराब नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए उसमें रेडिएशन पास किया जाता है ताकि लंबे समय तक फूड जो है खराब ना हो। तो इसका इस्तेमाल इसमें भी होता है। कांदे आलू जो होते हैं, अनियंस पोटैटो जो होते हैं, कांदा आलू बटाटा जिसको बोलते हैं, ये भी इरेडिएट किया जाता है गामा रे पास करके। आपने सुना भी होगा ये चीज़, खासकर कांदे में, अनियंस में क्या होते हैं, गामा रे जो होते हैं ना वो पास किया जाता है ताकि उसके अंदर स्प्राउटिंग ना हो। स्प्राउटिंग यानी कि उसमें से पेड़ ना उगे। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई कांदा है तो उसमें से ऐसा ग्रीन कलर का पेड़ जैसा निकलने लगता है, तो वो चीज़ ना हो, क्योंकि अगर वो होगा तो आपका कांदा बिकेगा नहीं, खराब हो जाएगा। करेक्ट है? तो वो चीज़ ना हो इसके लिए पहले से ही गामा रे पास कर दिया जाता है उसमें से, ताकि स्प्राउटिंग उसका रुक जाए, और उसके लिए कोबाल्ट 60 नाम का रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है।
एंड ये अनियन और जो पटाटा एंड कांदा जो होता है उसको बेचा जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा सेकंड यूज जो एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज होता है। थर्ड बात करें मेडिकल साइंस में कहाँ का यूज होता है, तो ये यूज होता है, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर। बोन कैंसर जैसे कि आपको पता होगा बोन में कैंसर हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए, अब किस तरह से इलाज होता है वो तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप इसको जब बायोलॉजी में पढ़ोगे फ्यूचर में तब आपको शायद पता चल जाएगा कि किस तरह ठीक किया जाता है। तो बस इतना याद रखना है कि आपको ट्रीटमेंट बोन कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही में इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों पॉलीक्थेमिया, ठीक है, पॉलीक्थेमिया नाम का एक बीमारी होता है जिसमें होता यह है कि आपके ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, आपके खून में जो ब्लड सेल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा तेजी से इंक्रीज करने लगते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है आपके थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, साइज में बढ़ने लग जाएंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगा। तो उसको भी रोकने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड साथ ही में ट्यूमर्स जो होते हैं ना, हमारे ब्रेन ट्यूमर्स एंड बहुत सारे टाइप के ट्यूमर्स हमारे बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, ढूंढने के लिए भी ये रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, सो दैट बहुत सारी अलग अलग टाइप की बीमारियां जो है उसका पता लगा सके। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी एप्लीकेशंस थे रेडिएशंस के, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर इसी से समाप्त होता है। वी विल स्टडी द यूजेस ऑफ सम केमिकल सब्सटेंस। बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसका इस्तेमाल हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हम लोग आज के लिए आपका लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं रिगार्डिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एमिशन, रेडिएशन, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। जितने भी टाइप के रेज हमने पढ़े हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे आपके सामने एक और नया लेक्चर वीडियो लेकर आएंगे इसी चैप्टर का, जिसमें और भी बेहतरीन टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको भी खत्म कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।